हेलो, मैं सुनील शर्मा की ओर से आप सभी को धन्यवाद और स्टडी पाठशाला लाइव पाठशाला की ओर से भी धन्यवाद है। आज हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के जो ये दौर है, आधुनिक प्रतियोगिता परीक्षा के जो दौर है, इसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसके धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जाती है, सब बताया जाएगा आपको इसमें स्टडी लाइव चैनल के माध्यम से ना। और आइए हम लोग देखते हैं ना, जैसे जयमाल का समय हम लोग चिनते हैं, किसी लड़की से शादी करना उसको हम लोग माला को डालते हैं, तो हम लोग साथ बताया जी। तो उसी प्रकार से आइए क्या देखिए, एक बार हम भूकंप के बारे में देख रहे थे, भूकंप के बारे में, इसके बारे में देख रहे थे, भूकंप के बारे में। तो देखिएगा सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल। देखिए भूकंप जो चैप्टर है, अगर हमको पढ़ाना रहेगा तो आपको इतना अच्छा से बताएंगे, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अभी एक टेलर हम लोग एक साधारण इसका परिचय देते हैं। तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में लोग फंसते हैं कि इसका काम क्या है। लॉजी का अर्थ होता अध्ययन करना, यानी भूकंप के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। लॉजी, इसमें जब अध्ययन की बात कही जाएगी तब आपको आंसर ये देना है। और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंग के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे, भूकंपीय तरंग के बारे में जिससे हम लोग को जानकारी मिलता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता जिससे मापते हैं, उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। अब तीनों अंतर समझ में आ गया। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंग के बारे में अध्ययन किया जाता है, और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापते हैं ना। ये तीनों में अंतर आप लोग समझ गए। तीनों में अगर पूछता है कि चलो लोग फंस जाते हैं, वही है कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, और लोग फंस जाते हैं। ये तो उनका बार ये लगेगा, वो सब कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं कबाड़ता है। पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए तीनों का बहुत भी आई है, इस तीनों में समझ जाइएगा। इसमें अध्ययन किया जाता है, किसका, भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या, भूकंपीय तरंग के बारे में, भूकंपीय तरंग का अध्ययन करते हैं। इसमें भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तीव्रता को मापते हैं। यानी क्या समझे, भूकंप सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं, सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंग का अध्ययन करते हैं, और रिएक्टर्स के भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो यही आपका भूकंप के तरंग के बारे में होता है। आइए और भूकंपीय तरंग के बारे में हम कुछ बताते हैं। भूकंपीय तरंग का जो अध्ययन करने का उद्देश्य, भूकंपीय तरंग के बारे में क्या है, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो भूकंपीय तरंग जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना, तब जानते हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार से तीन भाग में बटा गया है। ऊपर वाला को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला को मेंटल कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड। इसके अंदर भाई अंदर अध्ययन करेंगे ना, अगर अंदर की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम लोग को अध्ययन करना होगा, तो क्या हम लोग गड्ढा खान के करेंगे, कई किलोमीटर जाएगा, कुछ से 5 किलो, 10 किलो, 12 किलोमीटर, हाई 12 किलोमीटर से बेसी कोई पृथ्वी के अंदर नहीं गया है। तो हम लोग अंदर भी जाएंगे ना, 2900 किलोमीटर लगभग जो है 6400 किलोमीटर होता है। इसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है 6400 किलोमीटर है। यानी अंदर 6400 जाने के लिए हम लोग भूकंपीय तरंग का सहारा लेते हैं, और इस भूकंपीय तरंग के माध्यम से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो भूकंपीय तरंग का जो होता है उपयोग किसमें होता है, तब पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए हम लोग भूकंपीय तरंग का उपयोग करते हैं। यानी भूकंपीय तरंग को किसमें, भूकंपीय तरंग हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं, और रिएक्टर स्केल में क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो आइए हम लोग और आगे थोड़ा चलते हैं ना। आइए हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंग। बहुत भी आई है चैप्टर, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। भूकंपीय तरंग क्या होता है,
तो भूकंपीय तरंग जो होता है ना, जब पृथ्वी के कंपन होता है, कंपन होने का कारण क्या होता है कि विवर्तनिक प्लेट को या टेक्टोनिक प्लेट को घसकने से, दबने से, उठने से भूकंप होता है। या कहीं कहीं देखिए किताब में आपको दे देगा कि आंतरिक संरचना में गड़बड़ी होने के कारण भूकंपीय तरंग होता है। आखिर भूकंपीय तरंग निकलता तो कितने प्रकार के निकलते, तो 3 प्रकार के निकलते भूकंपीय तरंग। भूकंप जब आएगा तो 3 प्रकार के तरंग निकलेगा। पहला पी माने पहले निकलेगा, पहले आ जाएगा, ऐसे इसको हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं। लेकिन हम लोग अपना चलते आसान करने के लिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। एस मतलब सेकेंड में आएगा ये, ए मतलब लो मतलब सबसे पीछे आएगा। इसको हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी। इसको सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी तरंग। इसको लव तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लव तरंग कहते हैं। अब देखिए भूकंपीय तरंग में पी का कार्य क्या है? पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। पूछता है क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन ऐसा तरंग है जो पृथ्वी, भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी पर सबसे पहले और सबसे तेज गति से, सबसे तीव्र गति से चलता है, सबसे तीव्र गति से चलता है ना, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से ही चलता है। कितना से प्राइमरी तरंग चलेगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ये कितना से चलता है? सेकेंडरी कितना से चलेगा? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड में। 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर चलता है। तो एल तरंग कितना चलता है? तो ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलता है। यानी 8 किलोमीटर 1 सेकंड में, 4 किलोमीटर 1 सेकंड में, आई 3 किलोमीटर तक 1 सेकंड में जाता है। तो सबसे अधिक चाल की बात आ जाएगी तो किसका आएगा जी? प्राइमरी तरंग का। दूसरा स्थान किसका है? सेकेंडरी तरंग का। और तीसरा का स्थान किसका है? एल तरंग का। भूकंप से कितने प्रकार के तरंग निकलते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग। अच्छा, तरंग का हम लोग काम क्या करते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसी के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम अध्ययन करते हैं। पूछता है कि प्राइमरी तरंग का चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना, और सेकेंडरी का कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एल तरंग का चाल कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से होता है। देखिए सबसे लो तरंग है, सबसे लो तरंग है, लेकिन सबसे खतरनाक तरंग होता है। पूछता है कि भूकंपीय तरंग में सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग होता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? एल तरंग। अब देखिए इसको चलने के लिए माध्यम होता है ठोस, द्रवगत, गैस। ये जो होता है ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चलता है। प्राइमरी जो तरंग है ठोस में चलेगा, द्रव में चलता है। आइए हम लोग थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिए। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और लोअर तरंग। प्राइमरी तरंग का चार्ज सबसे अधिक होता है, सेकेंडरी का दूसरा स्थान है और लो सबसे कम। लेकिन सबसे खतरनाक कौन होता है? आपका एल तरंग होता है। और ये इसलिए खतरनाक होता है कि तीनों माध्यम से होकर गमन करता है, ठोस से, द्रव से, गैस से। और यह पृथ्वी के समानांतर चलता है। जैसे पृथ्वी हो गया ना, जैसे आपका ये पृथ्वी हो गया, तो एल तरंग जो है ना इसका क्षय जिस तरह से घूमते रहेगा, भ्रमण करते रहेगा, इसलिए सबसे अधिक नुकसान करता है। सबसे अधिक नुकसान करेगा एल तरंग। इसलिए इसको हम लोग धरातलीय तरंग के भी नाम से जानते हैं। एल को किस तरंग के नाम से जानते हैं? धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। धरातलीय तरंग के नाम से किसे जानते हैं? एल तरंग। क्वेश्चन पूछता है कि धरातलीय तरंग के नाम से किसे जानते हैं? तो एल तरंग को। तो हम तरंग के बारे में भी देख लिए। ये तरंग का चाल सबसे अधिक पी का होता है, सेकेंडरी का होता है, और सबसे लास्ट किसका, सबसे कम किसका होता है? एल तरंग का। प्राइमरी तरंग का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंडरी का 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा एल का 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है एल तरंग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि धरातल के समानांतर जो है, धरातल के समानांतर भ्रमण करते रहती है, घूमते रहती है। इसलिए इसको हम एल तरंग को धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं ना। ऐसा इस जगह देखिए बहुत VVI है, इस जगह से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आगे थोड़ा और हम लोग चलते हैं ना,
आइए आगे देख लेते हैं। देखिए आखिर भूकंप के बारे में इतनी चीज हमने देखा, भूकंप के बारे में इतना हम लोग ने देखा, लेकिन आखिर भूकंप आता कैसे है? भूकंप आता कैसे है? भूकंप कैसे आता है? भूकंप आने का देखिए कहीं कहीं ऑप्शन देखिएगा, अनेक प्रकार से पूछा जाता है कि भूकंप आने के कारण क्या है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है उसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर में एकाएक अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है। लिथोस्फीयर में अधिक ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। मुक्त होगी तब भी भूकंप भी आ सकता है। और दूसरा क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट को घसकने से, टेक्टोनिक प्लेट के घसकने से भी भूकंप आ सकता है। या प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक के कारण भूकंप आता है। देखिए भूकंप आने का 3 कारण है। पहला का लिथोस्फीयर में एकाएक अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, मतलब निकल रहा है। दूसरा का टेक्टोनिक प्लेट को घसकने से, और तीसरा का क्या है सेम कहने के उद्देश्य है, तीनों सेम चीज है लेकिन ऑप्शन आपको प्लट कर देगा। या प्लेट विवर्तनिक के चलते। तब प्लेट विवर्तनिक होता क्या? देखिए जितने भी पृथ्वी की संरचना हुई स्थल मंडल का, वो प्लेट के माध्यम से टेक्टोनिक प्लेट से हुआ है। किसके से हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट से। थोड़ा सा भूकंप के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप सबसे अधिक जो खतरनाक होता है, जिसकी तीव्रता जो है, तीव्रता 6.2 से अधिक होगा, वो सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होगा। जिस भूकंप की तीव्रता 6.2 से अधिक होगा उसका जो भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक डेंजर होता है। और जिसकी तीव्रता जो है 2 से लेकर 3 के बीच तक रहेगा, वो जो एक समान भूकंप से नुकसान नहीं होता। जिसका तीव्रता इतना से रहेगा उसमें नुकसान, कमजोर भूकंप होता है। तो हम लोग भूकंप के देख लिए कि भूकंप की तीव्रता जिसका 6.2 से अधिक रहेगा वो सबसे खतरनाक होता है, और जो 2 से 3 के बीच में जिसका तीव्रता रहेगा वो एक समान भूकंप होता है, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और भूकंप क्या कैसे आता है? तो लिथोस्फीयर में का ऊर्जा मुक्त होने से आता है, या तो टेक्टोनिक प्लेट को घसकने से आता है, या तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से आता है। तो हम लोग थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिक के बारे में देखते हैं कि 3 प्रकार के प्लेट का जो गति होता है 3 प्रकार से होता है, वो कैसे होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा